हेलो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर ग्लोबलाइजेशन। और आज हमारा टॉपिक है कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। इसमें हम पढ़ेंगे कि जब ग्लोबलाइजेशन हो जाता है उसके कॉजेज़ हमने पढ़े थे, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, उसके रिजल्ट्स क्या होते हैं। ठीक है, हमने 3 स्फीयर्स पे उसकी कॉन्सिक्वेंसेस पढ़नी है। पॉलिटिकली उसका क्या कॉन्सिक्वेंस है, इकोनॉमिक एंड कल्चरल। ठीक है, तो सबसे पहले आप पढ़ते हैं पॉलिटिकली उसका क्या कॉन्सिक्वेंस है कि हमारी पॉलिटिक्स पे, हमारी जो पॉलिटिकल स्टेटस है कंट्री का, उस पर ग्लोबलाइजेशन कैसा इम्पैक्ट डालता है। तो सबसे पहले जो स्टेट है, स्टेट को यहाँ पे डिनोट किया जाता है कंट्री के लिए भी, और जो छोटी छोटी जो हमारी गवर्नमेंट्स होती हैं जैसे स्टेट गवर्नमेंट्स है, लोकल गवर्नमेंट, ठीक है, इसको डिपिक्ट किया जाता है स्टेट से। तो जो स्टेट है उसका रोल जो है वो चेंज हो गया है फ्रॉम द वेलफेयर टू द मिनिमल स्टेट। वेलफेयर, देखो स्टेट का मेन मोटिव क्या होता है कि वो जो उसके सिटीजन्स हैं उसका वेलफेयर करे, उनके लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे, ठीक है, उनको डेवलपमेंट करे। लेकिन अब उसका रोल जो है वो मिनिमलिस्ट हो गया है, मतलब अब उसका रोल बहुत कम हो गया है। वेलफेयर पहले सब कुछ स्टेट के कंट्रोल में था, लेकिन अब बहुत मिनिमल रोल रह गया है स्टेट का। अब वो कौन से फंक्शंस परफॉर्म करके, सिर्फ कोर फंक्शंस, मतलब इंपॉर्टेंट फंक्शंस जैसे कि लॉ एंड ऑर्डर सिक्योरिटी, ये मेंटेन करती है। ठीक है, और विड्रॉ कर लिया उसने अर्लियर वेलफेयर फंक्शन से। जैसे उसके पहले वेलफेयर फंक्शंस होते थे कि जैसे कि आपने प्राइजेस कम करनी है या लोगों को सस्ता सामान देना है, वो बहुत कम हो गया है। ठीक है, अभी मार्केट जो है वो डिटरमाइन करता है सोशल इकोनॉमिक प्रायोरिटीज़, इंक्रीज रोल ऑफ एमएनसीज। अभी हमें मार्केट से पता लगता है कि अभी क्या स्टेटस चल रहा है पूरे कंट्री का, कि मार्केट के प्राइसेस कैसे हैं, इन्फ्लेशन है, डिफ्लेशन है। वो हमारी सोशल, हमारी इकोनॉमिक प्रायोरिटीज़ को इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है, अगर प्राइसेस ज़्यादा होंगे तो हम सामान कम खरीदेंगे। अगर मार्केट में जैसे कोई डिसीज़ वगैरह स्प्रेड होगी हैं तो हमारी सोशल लाइफ बहुत ख़राब होगी। ठीक है, तो सोशल और इकोनॉमिक प्रायोरिटीज़ मार्केट इन्फ्लुएंस करता है। और हमारी एमएनसीज़ का रोल बहुत बढ़ गया है। मल्टीनेशनल कंपनीज़, अभी अमेरिका के मैकडॉनल्ड्स, डोमिनोज, गुच्ची वगैरह, सब शनैल वगैरह हमारे यहाँ पे आके इतना ज़्यादा ट्रेड करते हैं, तो उनकी मल्टीनेशनल कंपनीज़ का रोल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। पहले क्या था, सब सारी इंडस्ट्री स्टेट चलाती थी। ठीक है, तो लेकिन अब भी हमारे पास जैसे स्टेट का रोल बहुत कम हो गया है, लेकिन फिर भी स्टेट्स इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि अगर स्टेट्स ही नहीं होगी तो बहुत प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी है। जैसे हमारी लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम जो है बहुत बढ़ जाएगी, क्राइम्स बढ़ जाएंगे। तो ठीक है, जैसे कि ओल्ड जेलसीज, राइवलरीज बिटवीन कंट्रीज। ठीक है, अगर हमारी ऐसे दो कंट्रीज़ के बीच में राइवलरी है जैसे इंडिया एंड पाकिस्तान, लेकिन अगर गवर्नमेंट ही नहीं होगी, स्टेट ही नहीं होगी, तो ये लोग यहाँ पे आके अटैक करेंगे, ये लोग यहाँ पे आके अटैक करेंगे। तो जो भी हमारी पुरानी राइवलरीज चलती आ रही हैं उनको सॉल्व करने के लिए स्टेट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और हमने पहले पढ़ा कि बहुत एसेंशियल फंक्शंस, जो कोर फंक्शंस हैं वो परफॉर्म करते हैं, जैसे कि लॉ एंड ऑर्डर वगैरह, तो वो सब स्टेट करती है वो सब कुछ। ठीक है, अभी जो हमने पढ़ा कि पॉलिटिकली में स्टेट का रोल जो है वो बहुत कम हो गया है, लेकिन कुछ पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस भी है। जैसे कि स्टेट, ऑल्दो उसका रोल कम हो गया है, लेकिन अभी स्टेट बेटर परफॉर्म कर सकती है, वो अपना लिमिटेड रोल भी बहुत अच्छे से परफॉर्म करती है, क्योंकि अभी टेक्नोलॉजीज़ जो है वो इन्हांस हो गई है। अभी हम सारा जो डाटा है अब हमारा ऑनलाइन जो है सबके पास पहुँच सकता है। ठीक है, कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट सिटीजन, सारे सिटीजन के बारे में इन्फॉर्मेशन अभी हम ऑनलाइन भर सकते हैं, और हमारे सारे पास हमारी प्रोविजंस जो है हमें मिल सकती हैं। अभी बेटर रूल कर सकते हैं, नॉट लेस एबल, मतलब अभी ऐसा नहीं है कि वो कम अच्छे से रूल कर पा रहे हैं, अभी वो बेटर रूल कर पा रहे हैं। इकोनॉमिक जब हम वर्ड सुनते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस जो कि पूरे वर्ल्ड पे रेगुलेट करते हैं, जैसे कि IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो इनका रोल ही सिर्फ इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन में इंक्लूड करेंगे, ऐसा नहीं है ना, क्योंकि इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन पूरी कंट्री से लेके कंट्री तक स्प्रेड है। तो हम सिर्फ वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को नहीं इंक्लूड करेंगे जो सिर्फ वर्ल्ड के ऊपर ऑपरेट करती हैं। तो इसीलिए हम इनका रोल साथ में लेके चलते चलते बाकी सारे इकोनॉमिक गेन्स को भी इंक्लूड करेंगे, जो जिसकी डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग होती है। कुछ ज़्यादा, किसी को ज़्यादा मिलता है, किसी को कम मिलता है। ठीक है, कोई सी कंट्री को ज़्यादा ट्रेड मिलता है, जैसे चाइना को फॉरेन ट्रेड बहुत ज़्यादा है। ठीक है, उसमें फॉरेन ट्रेड इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है, हमारे इंडिया में भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, लेकिन एज़ कम्पेरेटिव टू चाइना हमारी कम है। तो किसी को कम मिलती है, किसी को ज़्यादा मिलती है। ठीक है, और इकोनॉमिक फ्लोज, किसके फ्लोज, कमोडिटीज़, कैपिटल, पीपल एंड आइडियाज़। ये हमने पढ़ा था ना, ग्लोबलाइजेशन में 4 फ्लोज होते हैं, कमोडिटीज़, कैपिटल, पीपल एंड आइडियाज़। जो इकोनॉमिक फ्लोज हो सकते हैं ये वॉलंटरी भी हो सकते हैं और इनवॉलंटरी भी हो सकते हैं। ठीक है,
अपनी मर्ज़ी से चाहते हैं कि हम ट्रेड करें, जैसे यूएसए वगैरह, लेकिन इनवॉलंटरी जैसे हमें फोर्स किया गया था 1991 में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने कि आप अपनी इकॉनमी को ओपन अप कीजिए, आप अपनी इकॉनमी को लिबरलाइज़ कीजिए। तो कुछ इनवॉलंटरी भी होते हैं, जैसे अब हमने अपने ट्रेड बैरियर्स खोल लिए हैं, लेकिन यूएसए ने अपने ट्रेड बैरियर्स स्पेसिफिकली जो सिटीजन्स के लिए होते हैं, वीज़ाज़ वगैरह के लिए, वो नहीं खोलने हैं, क्योंकि वो उनको डर है कि अगर हम वहाँ पे चले गए तो उनकी सिटीजन्स की जॉब हम ना छीन लें, तो इसीलिए उन्होंने अपने नहीं खोलने हैं, जबकि डेवलपिंग कंट्रीज़ को ये खोलना पड़ता है इनवॉलंटरी। अभी इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन कैसे होती है? पहले तो रिस्ट्रिक्शंस हैव बीन रिड्यूस्ड, जब हमने इंडिया में भी हमारे रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे, जैसे कि इंपोर्ट्स पे, कैपिटल पे, ठीक है, ट्रेड पे, जो भी कोई भी हमारे रिस्ट्रिक्शंस थे उनको रिड्यूस किया गया है। अब बहुत सारी कंट्रीज़ मिलकर आपस में ट्रेड करती हैं। देन इन्वेस्ट इन रिच कंट्रीज़ फॉर बेटर रिटर्न्स। अभी जो कंट्रीज़ हैं वो अपने इन्वेस्टमेंट कहाँ करती हैं? वो कंट्रीज़ में करती हैं जहाँ पे हमारे बेटर रिटर्न्स आ पाए, ठीक है। जैसे कि हम यूएसए में जाके इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, यूएसए हमारे इंडिया में भी इन्वेस्ट करता है क्योंकि यहाँ पे बेटर रिटर्न्स मिल सकते हैं। देन फ्लो ऑफ आइडियाज़, एग्जाम्पल जैसे दी हुई है इंटरनेट, कंप्यूटर। जैसे जब हम ग्लोबलाइजेशन करते हैं तो हमारे आइडियाज़ वहाँ पे इन्फ्लुएंस करते हैं और उनके आइडियाज़ हमारे यहाँ पे इन्फ्लुएंस करते हैं। तो जैसे सर्विसेज वगैरह के आइडियाज़ भी इन्फ्लुएंस हुए, जिससे कि इंटरनेट हमारे यहाँ पे, पहले यूएसए में इंटरनेट था, फिर हमारे इंडिया में आया। देन कंप्यूटर की सर्विसेज पहले कहीं और बनी तो हमारे इंडिया में भी आई, तो आइडियाज़ भी फ्लो कर जाते हैं। देन नेगेटिव, अभी इकोनॉमिकली नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस क्या हो सकता है कि डेवलप्ड कंट्रीज़ ने अपने गार्ड किए हुए हैं बॉर्डर्स। हमने पढ़ा है कि जैसे डेवलप्ड कंट्रीज़ ने अपने बॉर्डर्स बचा के रखे हुए हैं कि कोई दूसरी कंट्री वहाँ पे आ ना पाए। विद वीज़ा पॉलिसीज़, बेसिकली वीज़ा के ऊपर लगा देते हैं, सो दैट सिटीजन्स ऑफ अदर कंट्रीज़ कांट टेक देयर सिटीजन्स जॉब। मतलब अगर हम यूएसए में जाके, जैसे इंडिया के, जैसे यूएसए के जो लोग हैं यहाँ पे आके काम कर सकते हैं, लेकिन यूएसए ने कुछ ऐसी पॉलिसीज़ यहाँ पे अपने ट्रेड की यहाँ पे बॉर्डर्स पे लगाई हुई हैं जिससे कि हमें वीज़ा वहाँ पे अच्छे से नहीं मिल पाता है, जिससे कि उनको ये डर है कि अगर हम वहाँ पे चले गए तो उनके जो सिटीजन्स की जॉब है वो हम ना छीन लें, तो इसीलिए वो अपना मर्जी चलाते हैं, जबकि इंडिया को अपने ट्रेड बैरियर्स ओपन करने पड़ते हैं, जिससे कि डिफरेंट आउटकम्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, हर जगह पे डिफरेंट आउटकम्स होते हैं। इंटेंस डिवीजन ऑफ ओपिनियन बहुत डिवाइड हो जाता है, ठीक है, कोई कंट्री कुछ सोचती है, कोई कंट्री कुछ सोचती है। अभी क्योंकि इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन के इतने ज़्यादा कुछ नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हैं, तो इसीलिए ये एक नीड बन जाती है टू इंश्योर इंस्टीट्यूशनल सेफगार्ड्स, जिसको कि सोशल सेफ्टी नेट्स बोला जाता है, कि हमारी सोशली एक सेफ्टी बन जाए, जिसको हम सोशल सेफ्टी नेट बोलते हैं। इसके लिए क्या हो जाएगा, ये करने से हमारे जो नेगेटिव इम्फेक्ट्स हैं ग्लोबलाइजेशन के वो कम हो जाएंगे। देन नेट्स आर इनसफिशिएंट और अनवर्केबल, लेकिन ये देखा जा रहा है कि जो भी सोशल सेफ्टी नेट बनाए जाते हैं ताकि लोगों को सेव किया जाए, उनको इकोनॉमिकली उनको डिटीरियोरेट ना होना पड़े, जिससे, लेकिन ये बहुत इनसफिशिएंट है और अनवर्केबल है, ये ज़्यादा अच्छे से काम नहीं करते। इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन, इकोनॉमिक रूल फॉर वीकर कंट्री। जब इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन होती है तो वीकर कंट्रीज़ को सफ़र होना पड़ता है, ठीक है। जैसे इंडिया की एग्जांपल ले लो कि ऑल्दो इंडिया बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है एज़ कम्पेरेटिव टू अदर कंट्रीज़, लेकिन अगर हम यूएसए के साथ कंपैरिजन करें तो उसको बहुत घाटा होता है, ठीक है, क्योंकि डॉलर की वैल्यू बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेरेटिव टू इंडियन रुपी, तो कहीं ना कहीं ये वीकर कंट्रीज़ के लिए एक रियून होता है। दैन इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन, रीकोलोनाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि जो डेवलप्ड कंट्री हैं जैसे कि यूएसए, ब्रिटेन, फ्रांस वगैरह, उनकी ग्लोबलाइजेशन बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है बाकी कंट्रीज़ में, तो एक तरह से ये रीकोलोनाइजेशन हो रहा है, मतलब दोबारा से डेवलप्ड कंट्रीज़ अपना रूल चला रही है पूरे बाकी कंट्रीज़ के ऊपर। अभी एडवोकेट्स ऑफ इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन क्या बोलते हैं? एडवोकेट्स मतलब जो इसको सपोर्ट करते हैं, वो बोलते हैं कि इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन से हाई इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, ठीक है, देन ग्रेटर ट्रेड होता है, वेल बीइंग ऑफ लार्जर पॉपुलेशन, ये सारे उसके पॉजिटिव इन्फ्लुएंस करते हैं इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन के। बेनिफिट होल वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड को बेनिफिट होता है। इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन इज़ इनएविटेबल, मतलब इसको हम छोड़ ही नहीं सकते, ये नेचुरल है कि ग्लोबलाइजेशन इकोनॉमिकली तो होगी ही होगी, ट्रेड होगा ही होगा, तो बोलते हैं इनएविटेबल है, इसको हम छोड़ ही नहीं सकते। जो मॉडरेट्स, जो मतलब बीच में है, जो कि ना कि सपोर्ट करते हैं या जो अपोज करते हैं, जो बीच में है, अभी वो क्या बोलते हैं, कैन बी रिस्पॉन्डेड बाय इंटेलिजेंटली विदाउट एक्सेप्टिंग इट अनक्रिटिकली, कि हम उसको सोच समझ के अपनी इंटेलिजेंस के साथ सॉल्व करें, ना कि हम उसको बिना सोचे समझे एक्सेप्ट करने से मना कर दें, मतलब हम उसको बीच में लेके चलें। देन इंटरडिपेंडेंस एंड इंटीग्रेशन ऑफ गवर्नमेंट, बिजनेस एंड पीपल, वो बोलते हैं कि जो इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन है उससे इंटरडिपेंडेंस होती है, इंटीग्रेशन होती है ऑफ द गवर्नमेंट, ऑफ बिजनेसेस एंड पीपल। हमारे पास कल्चरल कॉन्सिक्वेंस, अभी हमारे कल्चर पे, हमारे ट्रेडिशंस पे ग्लोबलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट है वो हम पढ़ेंगे। कि ग्लोबलाइजेशन इम्पैक्ट्स व्हाट वी ईट, व्हाट वी ड्रिंक, व्हाट वी थिंक, मतलब हर छोटी से छोटी चीज़ पे ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट है। कल्चरल होमोजिनाइजेशन, होमोजिनाइजेशन मतलब जब यूनिफॉर्म हो जाए, सेम हो जाए, तो
वो बोलते हैं कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से पूरे वर्ल्ड में एक ही कल्चर जो है वो छा रहा है, एंड राइज ऑफ यूनिफॉर्म कल्चर दैट इज़ मेनली वेस्टर्न कल्चर। मतलब जो वेस्टर्न कल्चर है जैसे यूएसए, ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन, इन सब का कल्चर हमारे ऊपर इन्फ्लुएंस कर रहा है वो, और वो सारा यूनिफॉर्म कल्चर है क्योंकि एक ही तरीके का कल्चर पूरे वर्ल्ड को इन्फ्लुएंस कर रहा है। अभी इसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस क्या है कि कल्चर ऑफ डोमिनेंट सोसाइटीज़ इम्पैक्ट लेस पावरफुल। जो ज़्यादा डोमिनेंट है वो कम पावरफुल स्टेट्स के ऊपर इन्फ्लुएंस करते हैं। देन मैकडोनलाइजेशन, ये अमेरिकन डोमिनेंस को एक डिपिक्ट करता है वर्ड मैकडोनलाइजेशन। मतलब वहाँ के जो मैकडोनल्ड्स की इतना ज़्यादा फेमस है तो पूरे वर्ल्ड पे एक तरह से अमेरिका का रूल छा रहा है। इट लीड्स टू श्रिंकेज ऑफ रिच कल्चर हेरिटेज ऑफ ग्लोब। मतलब जो छोटी कंट्रीज़ का अपना कल्चर है, अपना हेरिटेज है, वो लॉस हो रहा है, उसकी श्रिंकेज हो रही है क्योंकि पूरी कंट्री पे वेस्टर्न कल्चर जो है इम्पोज हो रहा है। अभी पॉजिटिव इफेक्ट क्या है ग्लोबलाइजेशन का, कल्चरल ग्लोबलाइजेशन का, कि कल्चर स्टैटिक नहीं है। वो बोलते हैं कि कल्चर्स ऐसा नहीं है कि स्टैटिक है, रुके हुए हैं, वो इन्फ्लुएंस ऑन द टाइम, मतलब कि हर जगह से वो इन्फ्लुएंस होते हैं। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि वो सिर्फ वेस्टर्न कल्चर से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। ठीक है, वो बोलते हैं कि नेगेटिव, जब हमारे नेगेटिव इफेक्ट्स होते हैं तो उससे हमारी चॉइस जो है वो रिड्यूस हो जाती है। लेकिन पॉजिटिव क्या है कि हमारी इनलार्ज भी हो सकती है चॉइस। मतलब जो सोचते हैं कि हमारा कल्चर जो है वो रिड्यूस हो रहा है, उससे हमारी चॉइस जो है वो कम होती है। लेकिन अगर कोई ये भी सोचे कि अगर हमें दूसरों से इन्फ्लुएंस मिल रहा है तो हमारी एक तरीके से चॉइसेस जो है वो इनलार्ज ही हो रही हैं। ठीक है, हमें वैरायटी मिल रही है। एग्जाम्पल कि मसाला डोसा जो है वो हमारे बर्गर कांट बी सब्सटीट्यूटेड बाय बर्गर, कि मसाला डोसा को हम बर्गर से सब्सटीट्यूट नहीं कर सकते, वो अलग है और मसाला डोसा की अपनी अलग आइडेंटिटी है। खादी कुर्ता अब जीन्स के साथ भी पहना जा सकता है। ठीक है, अगर हम वेस्टर्न कल्चर को इम्पोज करते हैं तो हमारे खुद के खादी कुर्ता के साथ भी पहना जा सकता है। और ये भी देखा गया है कि फॉरेनर्स भी ये वियर करते हैं। कल्चरल हेट्रोजिनाइजेशन, मतलब कि ईच कल्चर बिकमिंग मोर डिफरेंट एंड डिस्टिंक्टिव, कि ये भी एक कॉन्सिक्वेंस है कि हम बोलते हैं कल्चरल होमोजिनाइज हो रहा है, एक ही तरीके का कल्चर आ रहा है, लेकिन कल्चरल डिस्टिंक्ट भी हो रहा है क्योंकि हर तरीके का कल्चर की अपनी खुद की आइडेंटिटी है। तो इसीलिए कल्चर जो है, हर कल्चर डिफरेंट और डिस्टिंक्टिव हो रहा है, इसको बोलते हैं कल्चरल हेट्रोजिनाइजेशन। इससे हमारा ये पार्ट कंप्लीट होता है। इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।